सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक राजस्थान का इतिहास हमने शुरू किया था और राजस्थान के इतिहास में हमने सभ्यताएं शुरू की थी, क्योंकि मानव जाति की जो उत्पत्ति और जब से उसने रहना खाना पीना सीखा, समूह में रहना सीखा, तब से सभ्यता का विकास माना जाता है। और उस कालखंड को उठा करके उन सभ्यताओं के दौर में राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी, उन सब के बारे में हमने एक ब्रीफ जानकारी और परीक्षा के लिहाज से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसको हम आज आगे और कैरी ऑन करते हुए उस पर अपन फोकस डालेंगे। कल मैंने आपको कहा था कि भाई केवल ये जो सभ्यताएं मैंने आपको नाम वगैरह और इनको 3 भागों में बांट करके पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में बांट करके हमने देखा था, और इसके साथ ही ताम्र पाषाण युगीन, ताम्र युगीन और लोह युगीन संस्कृतियों के कौन कौन से केंद्र हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उन स्थानों के बारे में आपको थोड़ी सी अपनी जो भी गाइड है या आपका जो भी सोर्स है उस सोर्स से अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग और पढ़ लेनी है, और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को साथ में देखते हुए तैयारी और कर लेनी है। यहाँ उनमें से थोड़े से आप ब्रीफ नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने का या थोड़ा सा पढ़ने का एक मैं तरीका आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कल अपन ने कुछ सभ्यताओं के बारे में बात की थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और एक प्रमुख सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता। ये अब तक कई परीक्षाओं में पूछी गई है और राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभ्यता है। अब आपको इनमें नोट्स बनाने में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है। जैसी किताब या आपकी गाइड में जो चीज़ें लिखी उनको उस तरह से कॉपी में उतारना नहीं है। आप छोटे छोटे की नोट्स बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कालीबंगा सभ्यता का जो संबंध है वो किस जिले से है, तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे हनुमानगढ़। अब आपको यहाँ पूरा हनुमानगढ़ जिले में है ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा शब्द लिख दिया हनुमानगढ़। आपको जब वापस पढ़ेंगे तो आपको समझ लेना है कि भाई हनुमानगढ़ जिले में है। फिर जैसे मान लीजिए दूसरा कीवर्ड बना करके लिख दिया कि 1951-52 में, और आगे शब्द लिख दिया बीके थापर, बीबी लाल, और एक शब्द और लिख दिया अमलानंद घोष। ये 3 शब्द आपको लिखने हैं। इन तीनों शब्दों को जब आप पढ़ करके लिख रहे होंगे तो इस तरह से समझना है कि 1951-52 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता जो हैं वो अमलानंद घोष हैं, और खोज करने के साथ साथ इसकी जो खुदाई करने वाले हैं या उत्खनन करता है वो बीके थापर और बीबी लाल है। इस तरह से इनको 4-5 लाइनें नहीं लिख करके हम 4-5 शब्दों में बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं। और इसकी क्या क्या खास बात हो सकती है? खास बातों में जिस नदी के किनारे, ध्यान रहे ज़्यादातर सभ्यताएं राजस्थान की, क्या हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो सभ्यताएं पनपी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जलाशय या नदी के किनारे पनपी हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़ करके कौन सी सभ्यता नदी के किनारे नहीं है उन पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अधिकांश सभ्यताएं नदी के किनारे हैं। और परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है या नदी का नाम और एक तरफ सभ्यता मैच करवाई जा सकती है, इसलिए आप इसको भी साथ में रखोगे। तो ये सरस्वती नदी जो ऋग्वेद काल में बहा करती थी, उस सरस्वती और जिसका वर्तमान नाम घग्गर नदी है उसके आसपास के इलाके में ये सभ्यता फैली हुई है। इसके साथ साथ और क्या क्या विशेषताएं इसकी हो सकती है, उन विशेषताओं की यदि बात करें तो देखो जो लोग रहते हैं या गांव या शहर बसते हैं, पूरी दुनिया बसती है, उसमें 2 तरीके की चीज़ें हो सकती है। या तो वो गांव हो सकता है या वो कोई शहर हो सकता है। शहर को हम नगर भी कह सकते हैं। तो उस ज़माने में भी हज़ारों साल पहले भी जो है ज़्यादातर लोग गाँवों में या ग्राम्य जीवन जिया करते थे, लेकिन कुछ एक ऐसे स्थान हैं जहाँ से उत्खनन में से साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग नगरों में या शहरों में निवास करते थे। तो ये जो कालीबंगा की सभ्यता है, पहली बात राजस्थान की नगरीय सभ्यता है। यहाँ बहुत बड़ा शहर मिला, इसमें किले के भी अवशेष मिले हैं। नगरीय होने के साथ साथ और क्या क्या खास बातें मिली है यहाँ पर जो मिले हैं विश्व के राजस्थान की सभ्यताओं में, एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलने के साथ साथ कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी उसके संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर एक तो जले हुए चावल के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य, ये विशेष रूप से, और भी फसलें बोई गई होगी लेकिन इन दोनों के जो साक्ष्य हैं वो विशेष रूप से उपलब्ध हुए। चावल, गेहूँ साथ में जो भी उपलब्ध हुए थे, तो ये जो जुते हुए खेत के साक्ष्य, और ये खेत को जोतने के साथ साथ उस ज़माने में जो हल हुआ करते थे वो लकड़ी के हल हुआ करते थे। आप ये भी साथ में नोट रखें, लकड़ी के हल, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं।
इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो इस तरह से छोटे छोटे की नोट बनाते जाओगे और आपके नोट्स बनते जाएंगे। आपको ज़्यादा चीज़ें वापस जब आप परीक्षा में रिवाइज कर रहे हो तो उस कॉपी से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप की नोट्स बनाते हुए आपको चीज़ों को आगे बढ़ा लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी में शल्य चिकित्सा करने के प्रमाण भी उपलब्ध हुए हैं। राजस्थान के अंदर तो कालीबंगा में शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। गुजरात का एक स्थान है धोलावीरा और राजस्थान की कालीबंगा। पूरे भारत या सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ शल्य चिकित्सा यानी शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन। आज की जो मॉडर्न साइंस है वो उस जमाने में भी लोग जानते थे। तो शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण हैं वो कौन सी सभ्यता से मिलते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कालीबंगा की सभ्यता से। तो यहाँ मैंने केवल एक शब्द लिखा शल्य चिकित्सा। इस तरह से आप छोटे छोटे कीवर्डों में बहुत ज़्यादा जानकारी अपनी छोटी नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता पूरी हुई उस तरह से फिर आप नीचे आड़ का बना सकते हैं, विराट का बना सकते हैं। थोड़ी सी बात यहाँ पर इसमें अपन 2 मिनट के लिए विराट में भी कर लेते हैं, आड़ में भी करेंगे। ये 2-3 सभ्यता हैं जिन पर विशेष रूप से आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। कालीबंगा के बाद में यदि मैं बात करूं विराट की सभ्यता, कौन कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन है, लोहयुगीन है, इस पर मैंने कल बात की थी। आज अपन थोड़ी सी इसके अंदर की डिटेलिंग देख रहे हैं। विराट की जो सभ्यता है उसका संबंध अपन ने कल देखा था अलवर जिले से है। अलवर जयपुर में यह फैला हुआ है और इस विराट की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी है विराट नगर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। महाभारत काल में यह स्थान प्रसिद्ध था। महाभारत काल में भी था, मध्य पाषाण काल में भी था, पूर्व पाषाण काल में भी था। विराट नाम का कोई राजा हुआ था जिसने ये नगरी बसाई थी और उसी के नाम पर विराट नगर इसका नाम पड़ा था। यहाँ से देखो कौन कौन से युगों की साक्ष्यता मिलती है वो अपने कल देखा था। अब यहाँ पर अपने को विशेष रूप से देखना क्या है, यहाँ पर नदी के अलावा विशेष रूप से एक पहाड़ियाँ हैं। जैसे एक पहाड़ी इसका नाम है बीजक की पहाड़ी, एक पहाड़ी इसका नाम है भीम जी की पहाड़ी, एक पहाड़ी इसका नाम है मोती पहाड़ी और एक पहाड़ी इसका नाम है महादेव जी की पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियाँ जो है विशेष रूप से मिली है। इन 3 पहाड़ियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको सभ्यता की दृष्टि से वो बीजक की पहाड़ी है, क्योंकि इस बीजक की पहाड़ी से जो है मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। मौर्य काल के राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो राजा वो राजा अशोक है और अशोक के शिलालेख भारत भर में नहीं पूरी दुनिया में विश्व में प्रसिद्ध है। उन शिलालेखों में अशोक का एक शिलालेख है, इसका नाम है भाब्रू शिलालेख। ये आपको ध्यान रखना है। भाब्रू शिलालेख की जो उपलब्धता है वो बेराट में बीजक की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र से मिलती है। यहाँ पर इसके अलावा एक बौद्ध मंदिर के या गोल मंदिर के साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कीवर्ड के रूप में आप इन सभ्यताओं के छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए, गाइड आप कोई सी भी पढ़े उसके संदर्भ में लेकिन अच्छी होनी चाहिए और मैटर अच्छा होना चाहिए। बाकी प्रश्न कैसे आएंगे उस पर कल मैंने आपको डिस्कस किया था और इनमें से भी किसी विशेषता पर प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड जरूर बनाएं। आपकी कोई क्यूरी जरूर हो तो वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर उसका जवाब मैं कल दूंगा। इन सारी चीज़ों को एग्ज़ाम के व्यू से, और ये केवल BSTC के लिहाज से नहीं, आप चाहे RS से लेकर के नीचे SI का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, यदि उनमें ये टॉपिक है तो निश्चित रूप से आपका एक बड़ा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। हमने जो इसकी शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत में मैंने कहा था कि भाई जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद में प्राग ऐतिहासिक युग में हमने पूरा पाषाण की बात की। पूरा पाषाण के साथ साथ जो है हमने मध्य पाषाण की बात की, मध्य पाषाण के साथ साथ फिर हमने नव पाषाण की बात की, नव पाषाण के साथ साथ फिर हमने ताम्र युग की बात की, ताम्र युग के साथ साथ में फिर हमने जो है लोह युग की बात की। ध्यान रहे इस कालखंड को यदि हम देखें तो ताम्र युग के बाद में भारत की जो इतिहास है उस इतिहास में आपको एक शब्द मिलेगा ऋग्वेद। वेदों का नाम आपने सुना होगा। वैदिक काल जो है तो उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कह सकते हैं। उस वेद के काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, इसलिए उसे लोह युगीन काल भी कह सकते हैं। और लोह युगीन काल में राजस्थान के कौन कौन से स्थान थे उस पर हमने कल बात की थी। वैदिक युग के बाद में पूरे भारत में यदि बात करेंगे तो वो काल आएगा जनपद काल। भारत में 16 जनपदों का उल्लेख आपको 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ऐसे 16 छोटे छोटे राज्य में बना हुआ था। जनपद काल के बाद में भारत में महत्वपूर्ण जो समय आएगा वो आएगा मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद में जो महत्वपूर्ण समय आएगा वो आएगा गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद में जो महत्वपूर्ण समय आएगा वो आएगा राजपूत काल। यानी राजस्थान की जो विशेष रूप से आविर्भाव है, राजस्थान का हिंदुस्तान के नक्शे पर जो नाम है और वर्तमान का जो स्वरूप
स्वरूप है वो इस कालखंड से शुरू होता है, लेकिन हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो जीरो से लेकर के यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। इस दौर में राजस्थान में कौन कौन से स्थान, कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध रही थी, जानने लायक रही थी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। जैसे मैंने कल लोह युगीन प्रमुख स्थान बताए थे, नोह के बारे में अपन ने बात की थी। नोह पड़ता है हमारे पास में भरतपुर में, यहाँ पर नोह है। मैंने सुनारे की बात की, सुनारी झुंझुनू में पड़ता है। मैंने जोधपुरा की बात की, जोधपुरा जयपुर में पड़ता है। इस तरह से ये जो सारी सभ्यताएं हैं इन सब का संबंध लोहकालीन युग से है, लोह युग से है। और लोह युग का मतलब है ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यताएं हैं, ये सारे वैदिक काल में वो स्थान थे जहाँ पर लोहे का प्रयोग होता था। यह आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा लोह युगीन सभ्यता में एक स्थान कल शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये अपने उदयपुर के आसपास में है, एक जगह पड़ती है, इसका नाम है ईसवाल। ये आपको ध्यान रखना है। ईसवाल के अंदर लोहे गलाने के कारखाने या लोहे गलाने की भट्टियाँ मिलती है या लोहों के बहुत सारे उपकरण मिलते हैं। तो ये ध्यान रहे, लोहा गलाने की जो भट्टियां और लोहे के जो उपकरण बनाने के जो कारखाना वो ईसवाल में, और ईसवाल पड़ता है उदयपुर में। इसका संबंध भी जो है वैदिक काल से रहा है या लोहकालीन युग से रहा है। ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। लोहों के उपकरण या लोह गलाने की भट्टियां ईसवाल से हैं, और ताम्र उपकरण के जो या तांबे की गलाने की जो भट्टियां थी वो यहाँ पर गिलूंड से मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। गिलूंड राजसमंद में है, और यहाँ पर तांबे को गलाने की भट्टियां मिली और लोहे को गलाने की भट्टियां ईसवाल में मिली है। और सबसे पुरानी जो तांबे के जो उपकरण मिले हैं वो हमारे इस कांतली नदी के किनारे, कल अपन ने एक सभ्यता की बात की थी, उस सभ्यता में तांबे के सबसे पुराने उपकरण मिले हैं, इसलिए हमने उसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया था। वो आप वापस रिमाइंड करें कि भाई हमने कौन सी सभ्यता की बात की थी। तो ये जनपद में वैदिक काल तक अपन ने बात की थी। जनपदों में 16 जनपदों की यदि मैं बात करूं तो उन 16 जनपदों में कुछ एक ऐसे जनपद हैं जिनको हम यहाँ राजस्थान के नक्शे में उस ज़माने में देख सकते हैं। जैसे एक तो सबसे पुराना क्या सबसे प्रसिद्ध जनपद, इसका नाम आपने सुन रखा है मत्स्य जनपद। ये नाम आपने सभी ने सुना होगा। और मत्स्य जनपद जब अपन राजस्थान की आज़ादी से के पहले की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले जो भूखंड को हम मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे, तो विशेष रूप से अलवर और उसके आसपास का भूभाग मत्स्य जनपद का क्षेत्र हुआ करता था। अलवर का ही एक पूर्वी भाग हुआ करता था, इसका नाम था सूरसेन जनपद। और अलवर का जो उत्तरी भाग है इसका नाम था कुरु जनपद। ये ध्यान दें, ये तीनों जनपद राजस्थान से संबंधित कुछ एक भूभाग इसमें आते थे। कुरु जनपद जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, उसका भी कुछ भूभाग राजस्थान में आता है। कुरु जनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, उसका कुछ भूभाग राजस्थान की अलवर जिले की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलवर जिले से कनेक्ट था। और मत्स्य जनपद जो अलवर का पश्चिमी और दक्षिणी भूभाग है वो मत्स्य जनपद के रूप में जाना जाता था। तो ये 3 जनपदों की बात यदि हम करें तो अलवर के आसपास में है कुरु जनपद, सूरसेन और मत्स्य जनपद। इसके अलावा उस महाभारत के काल में या जिसमें अपन जैसे वैदिक काल और वैदिक काल के बाद में जो जनपद काल है, जनपद काल के बाद में महाभारत काल आया, उसके बाद मौर्य काल। तो यहाँ पर एक साल्व जाति हुआ करती थी। तो साल्व जनजाति का जो क्षेत्र है वो सिरोही के आसपास का भूभाग साल्व जाति के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण था जो चित्तौड़ की राजधानी भी रहा करती थी, जिसका नाम था सीवी जनपद भी। ये भी महत्वपूर्ण जनपद है सीवी जनपद, जिसकी राजधानी नगरी। कल हमने उन सभ्यताओं में बात की थी, नगर अलग है नगरी अलग है। तो ये सीवी जो है वो चित्तौड़, जिसकी प्राचीनतम नाम मेदपाट भी हुआ करता था, तो उस सीवी जनपद, चित्तौड़ के आसपास का भूभाग, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, कुरु जनपद, अलवर के आसपास का भूभाग, साल्व जाति का जो क्षेत्र वो सिरोही के आसपास का भूभाग। और ये वाला जो भाग है खासतौर से गंगानगर हनुमानगढ़ का, यहाँ पर योद्धेय जनजाति होने के कारण इस क्षेत्र का नाम योद्धेय क्षेत्र हुआ करता था। योद्धेय क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों के कुछ भूभाग का नाम जो है उस ऋग्वेदिक काल में और जनपद काल में योद्धेय हुआ करता था। तो इस तरह से ये कुछ एक पुराने नाम है जो परीक्षाओं में डायरेक्ट इस तरह से पूछे जा सकते हैं। योद्धेय का संबंध निम्न में से किस जिलों में से है? 4 जिले ऑप्शन में देगा, एक हनुमानगढ़ दे दिया, अलवर दे दिया, चित्तौड़ दे दिया, सिरोही दे दिया, तो हमारा आंसर हनुमानगढ़ हो जाएगा। उसी तरह जैसे सिंपल सा प्रश्न दे दिया, मत्स्य जनपद का संबंध किस जिले से है? अलवर दे दिया, सिरोही दे दिया, बाड़मेर दे दिया, बारा दे दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में पड़ रहा है। सीवी जनपद का संबंध चित्तौड़ जिले से है। तो इस तरह से जनपद कालीन वाले जो कुछ एक प्राचीन नाम है उन नामों से प्रश्न बनते हैं।
इसके अलावा यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान और पड़ता था जिसे भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था, और ये जो प्रदेश है खासतौर से नागौर और बीकानेर का भूभाग, इस प्रदेश को कहा जाता था जांगल प्रदेश या जांगल देश कहते हैं। इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो आई छत्रपुर हुआ करती थी, आई छत्रपुर। तो ये नागौर और बीकानेर का जो भूभाग वो जांगल देश कहलाता था जिसकी राजधानी आई छत्रपुर है, और इस पूरे भूभाग को सपाल दक्ष भी कहा जाता है, सपाल दक्ष, सपाद लक्ष। सपाद का मतलब 1.25 लाख गांवों का एक समूह हुआ करता था, इस कारण से सपाद लक्ष का भी नाम दिया गया। आई छत्रपुर की राजधानी जांगल प्रदेश है, और बीकानेर और नागौर, ये दो, नागौर का कुछ भूभाग और बीकानेर का कुछ भूभाग इसमें पड़ता है। तो ये जांगल प्रदेश हुआ करता था। यहाँ का जो भूभाग है वो मद्र कहलाता था। मद्र में जोधपुर के मारवाड़ का आसपास का भूभाग वो मद्र का क्षेत्र हुआ करता था, जिसे मद्र या मरुकांतर के नाम से भी जान सकते हैं, मरुकांतर। और ये जो था वो जंगल कांतर या जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मरुकांतर में जोधपुर वाला जो कुछ एक भूभाग है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ एक जनपद कालीन, महाभारत कालीन के महत्वपूर्ण नामों के बारे में देखा। योधे गंगानगर हनुमानगढ़ में है। कुरु, सूरसेन और मत्स्य जनपद का संबंध अलवर जिले से है। जांगल देश या जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर है जिसकी राजधानी आई छत्रपुर और जिसे सपाद लक्ष भी कहा जाता था। महाभारत कालीन और मौर्य काल के संदर्भ के पूर्व में जो जनजाति हुआ करती थी, साल्व जनजाति, उसका संबंध जो है सिरोही के आसपास के क्षेत्रों से है, सिरोही जिले के आसपास के क्षेत्रों से। मरुकांतर में हम जोधपुर जिले को लेंगे। सीवी जनपद में हम चित्तौड़ जिले को लेंगे जिसकी राजधानी नगरी हुआ करती थी। यहाँ मैंने एक सभ्यता का नाम लिखा है ईसवाल, जिसका संबंध उदयपुर जिले से। और यहाँ उपकरण गलाने की भट्टी हुआ करती थी, यानी उपकरणों को बनाए जाते थे बहुत सारे। उसके काफ़ी, यूँ मान लीजिए कि एक औद्योगिक नगर था, प्राचीन औद्योगिक नगर था। कल हमने एक सभ्यता की बात की थी, रेड जो टोंक में पड़ती है, रेड को राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है, प्राचीन टाटा नगर। अब कई सारे छात्रों को क्यों रट तो लेते हैं, टाटा नगर कहते क्यों हैं? इसका देखो पीछे लॉजिक ये है कि रेड से जो है कई सारे उपकरण मिले हैं, यानी यहाँ से उपकरण बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, लोह उपकरण मिले हैं। और लोह उपकरण मिलने के कारण जो है हिंदुस्तान में लोहे का सबसे बड़ा काम करने वाली जो कंपनी वो टाटा कंपनी है, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर, प्राचीन टाटा नगर का नाम दिया गया रेड। और रेड लोह युगीन सभ्यता तो है ही है, यहाँ पर सर्वाधिक सिक्कों का भंडार भी मिला है। ये भी अपन ने कल इसके बारे में बात की थी। तो राजस्थान की इन सभ्यताओं के बारे में एक बार फिर से अपन बात करते हैं। मैंने शुरुआत किया था कि भाई कब से मानव जाति की उत्पत्ति और प्राग ऐतिहासिक काल के 3 कालों के बारे में, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण में कौन कौन से स्थान थे, इसमें मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया। ताम्र युगीन, इसके अलावा ताम्र पाषाण युगीन और लोह युगीन सभ्यताओं के बारे में कल डिस्कस किया। ताम्र युग के बाद वैदिक काल है, और वैदिक काल में कौन कौन से राजस्थान के भूभाग में जो जगह है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। वैदिक और वैदिक के बाद में जो जनपद और महाभारत का जो कालखंड था उसमें इन स्थानों के क्या क्या नाम थे वो हमने देखा। यहाँ पर हम बात करेंगे मौर्य काल की। यदि मौर्य काल की बात करें, राजस्थान का एक जिला इसका नाम है कोटा, और कोटा का एक गांव है कणसवा। कणसावा भी मिलता है, कणसवा भी मिलता है। तो कणसवा का जो अभिलेख है, उस अभिलेख के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था धवल। ये मौर्यकालीन राजा था। तो मौर्य काल के अंदर कणसवा अभिलेख से एक धवल राजा का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब मौर्य काल में भी राजस्थान कि इस भूभाग ने अपनी उपस्थिति भारत के नक्शे में दर्ज करवाई थी। तो इस कणसवा अभिलेख का संबंध किस काल से है? मौर्य काल से। और कणसवा जो अभिलेख है वो मिलता है कोटा जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल के बाद में हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण जो युग आता है वो आता है गुप्त काल। और इस गुप्त काल में 2-3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। तो गुप्त काल का जो प्रमुख राजस्थान के अंदर मैंने कल जो सभ्यताएं डिस्कस की थी उसमें अपन ने नोह के बारे में बात की थी। इसके अलावा और भी कई सारे जहाँ से सिक्के मिले हैं वो सिक्के ज़्यादातर गुप्त वंश से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद शुरू होता है 7वीं 8वीं शताब्दी से राजपूत युग। इसके बारे में यहाँ से सभ्यता ही खत्म और अपन राजपूत युग अलग से पढ़ेंगे। इस सभ्यताओं में देखो मैंने आपको कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। आप छोटे एग्जाम की तैयारी करें चाहे बड़े एग्जाम की, शुरू से लेकर के गुप्त काल तक राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हुई इस पर हमने डिस्कस किया।
कौन से युग में कौन सी सभ्यता, इस पे हमने डिस्कस किया। किस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, इस पे हमने डिस्कस किया। ये चीज़ें आपको लगातार एक बार और अपने जो भी आपका सोर्स है उससे अच्छी तरह से पढ़े। कैसे की नोट्स बनाने हैं वो मैंने आपको देखा था। अच्छा, इसमें प्रश्न जो है एसटीसी बीएसटी डीएलएड लेवल पर कोई ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। मैंने जब पेपर देख रहा था तो एक प्रश्न मिला था कि निम्न में से ताम्र संस्कृति से संबंधित जिला है, इस तरह का एक प्रश्न आया था। उसमें ऑप्शन था उदयपुर, ऑप्शन था बूंदी, ऑप्शन था कोटा, ऑप्शन था धौलपुर। तो अब जब अपन बात करेंगे ताम्र संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में, यदि अपन बात कर सकते हैं आड़ की बात कर सकते हैं, गिलोंड की बात कर सकते हैं, तो जो आहड़ है वो कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दे, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। आड़ का बिना नाम लिए उसने जिला पूछा है, तो ये ध्यान दें उदयपुर जिला इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न बड़ा सरल था, सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग और लॉजिक ध्यान में रखने की जरूरत है और ज़्यादा कोई विशेष वाली बात नहीं है। इस तरह के सिंपल से प्रश्न बन सकते हैं। एक इसका सिंपल सा ऐसा भी प्रश्न बना था, नीचे नाम थे, जैसे मान लीजिए एक शब्द था नाडोल, एक शब्द था आहड़, एक शब्द था गिलूंड, एक शब्द था ईसवाल, ले लेते हैं अपन। इस तरह का एक प्रश्न बना हुआ था जिसके अंदर नाडोल दे रखा था पाली, आहड़ दे रखा था अजमेर, गिलूंड दे रखा था राजसमंद और ईसवाल दे रखा था उदयपुर। इसमें से सीधा सा प्रश्न, ये बीएसटीसी में आया हुआ इस तरह का प्रश्न का एक नमूना हो सकता है कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो ये भी इसमें आपने जब प्रश्नों की तैयारी करें तो नाडोल का जो जिला लगता है वो पाली है, आहड़ का आपको पता है उदयपुर जिला लगता है, और ऑप्शन में उसने अजमेर भर दिया चतुराई से। तो इसको थोड़ा प्रश्न को समझेंगे तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, गिलोंड राजसमंद सही है, ईसवाल का उदयपुर सही है और नाडोल का पाली सही है। लेकिन उसने कहा कि गलत कौन सा, तो हमारे पास जो गलत है वही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आप इस तरह को, इन चीज़ों को इस तरह से पढ़ें। मैंने आपको जो मैटर दिया वो प्रश्नों के लिहाज से दिया है, ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है और इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो एक तो जिले उनके ध्यान रखें, जगह ध्यान रखें, इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं वो ध्यान रख सकते हैं, किसका किस युग से संबंध है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 3-4 टाइप के मोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं, आप इसी तरह की चीज़ें ध्यान रखें। इस सभ्यता के टॉपिक को अपन यहीं खत्म करते हैं और अगला जो टॉपिक लेंगे वो उस पर अब जो शुरुआत करेंगे हम, जैसे मान लीजिए सभ्यताएं खत्म हुई और मैंने आपको राजपूत युग पर ला करके छोड़ दिया था, तो राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंश वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसे बात करेंगे राजपूत काल या राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इसकी जब हम बात करते हैं तो जब अपन राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि शुरू से लेकर के किस तरह से मौर्य गुप्त काल तक की घटनाएं और फिर राजपूत या राजवंशों की बात यदि राजस्थान में करें तो लगभग घटना हुई थी 7वीं शताब्दी के आसपास। 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है और इस उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण मत है राजस्थान का एक जिला सिरोही, और सिरोही में सबसे जो ऊंची चोटी वो गुरु शिखर का जो भाग है, पहाड़ है, वो है आबू पर्वत। तो आबू पर्वत पर एक अग्नि यज्ञ हुआ था जिसे अग्नि कुंड के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ ने एक अग्नि यज्ञ किया था और उस अग्नि यज्ञ से जो है 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 महत्वपूर्ण जातियों की उत्पत्ति जो है वशिष्ठ के यज्ञ से मानी जाती है। और इस मत का समर्थन जो करता है वो महत्वपूर्ण रूप से है मुहणोत नेणसी ये जो उल्लेख मिलता है वो चंद्र बरदाई के द्वारा इस मत का उल्लेख किया गया था, जिसमें 4 जातियों के बारे में प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से राजस्थान के राजपूतों की उत्पत्ति में अग्निकुंड का मत है, सूर्यवंशियों का मत है, चंद्रवंशियों का मत है और विदेशी जातियों से उत्पत्तियों का मत है। तो कौन कौन से किस किस मत से इस टॉपिक से प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए हम इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। कौन कौन से प्रश्न बने थे इस पर भी अपन कल डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम कल आगे कैरी ऑन करेंगे, कल बढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद। और मैंने जितना पढ़ाया उसको आप वापस अपनी जो भी मैटर है उससे अच्छी तरह से पढ़ें और कोई क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।